पिछली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, 10वां क्वेश्चन, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। श्रीलंकमलेश्वर तमिलनाडु में, बिल्कुल गलत कथन है। जो श्रीलंकमलेश्वर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है कामलांग वन्यजीव अभयारण्य जो असम में स्थित है, बिल्कुल गलत है। कामलांग भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल। नल सरोवर गुजरात में, बिल्कुल सही है। और परम्बिकुलम कहाँ पर है? केरल में स्थित है, ये भी सही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 के बाद। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। अध कार्तिक विसर्प के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह केवल नदी जलधार के पार्श्व अपरदन द्वारा विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत है। ये केवल नदी जल के पार्श्व अपरदन द्वारा विकसित न होकर अन्य कारणों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। तो हमारा पहला कथन गलत है। यह कठोर चट्टानों में कैनियन और गारज के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। जो अध कार्तिक विसर्प है वो कठोर चट्टानों में कैनियन और गारज के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारा पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा कथन सही हो जाता है। आप एलिमिनेशन ट्रिक से भी इसको सही कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। पृथ्वी एक समान गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की गति करते वक्त पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अपनी गति में परिवर्तन करती है। जब सूर्य से दूर होती है तो निम्नतम गति से, धीमी गति से परिक्रमा करती है, जिसको अपसौर की स्थिति कहते हैं। जब सूर्य के निकट होती है पृथ्वी, उस टाइम पृथ्वी की गति अधिक हो जाती है, जिसको अपसौर की स्थिति कहते हैं। तो पहला कथन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध के शीत ऋतु के दौरान, उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु के दौरान पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, ये कथन सही है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है उसको उपसौर कहते हैं, और उस टाइम शीत ऋतु सूर्य उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ओनली 2 बी। नेक्स्ट हमारा 23वां क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्लॉकचेन एक केंद्रीय सर्वर कंप्यूटर में अपनी सूचनाओं को संग्रहित करता है। दूसरा कथन है ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। तीसरा कथन है इसमें चुनावी धोखाधड़ी को समाप्त करने और मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने की क्षमता है। जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो कथन है वो बिल्कुल सही है। और ब्लॉकचेन एक केंद्रीय सर्वर कंप्यूटर में अपनी सूचना को संग्रहित करता है, ये कथन सही है। ब्लॉकचेन अपनी किसी भी सूचना को केंद्रीय स्थान पर संग्रहित नहीं करता, इसके बजाय ब्लॉकचेन की प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं और ये कंप्यूटरों के नेटवर्क में विस्तृत रहती हैं। तो पहला कथन हमारा गलत है, बाकी दोनों कथन सही हैं। 2 और 3 इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा राशिबी तरंगों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, आपको उनके ऊपर बताना है। ये विशाल वायुमंडलीय पवनें या महासागरीय धाराओं में निर्मित विसर्प हैं।
दूसरा कथन, दीर्घकाल तक वातावरण में बने रहने की स्थिति में ये गंभीर हीटवेव और बाढ़ का कारण बन सकते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है जो रासायनिक तरंगों से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। और 1 और 2 मतलब दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन जो इसने दिया है, असमानता और पृथ्वी की परत। इसके बारे में आपको बताना है कि गुटेनबर्ग असमानता कौन कौन सी परतों के बीच में है। मोहोरोविसिक असमानता कौन कौन सी परत के बीच में है, और लेहमैन असमानता कौन कौन सी परत के बीच में है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके में बताता हूँ, आप इसको याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये पृथ्वी है, ये ऊपर धरातल है, ये है भूपर्पटी, ये है मेटल, और ये है क्रोड। नीचे वाला क्या है, क्रोड। भूपर्पटी के 2 हिस्से कर दिए, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, इसके 2 कर दिए। ऊपरली मेटल, निचला मेटल, और इसके भी 2 कर दिए। ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सी यहाँ पर हो गया, एम यहाँ पर हो गया, और आर यहाँ पर हो गया, जी एल। CMRGL, ये आपको कोड वर्ड याद रखना है, CMRGL। इससे आप उसको कर सकते हो। सी से कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी यानी कोनार्ड असमानता, एम से मोहरविक, आर से रैपेटी असमानता, जी से गुटेनबर्ग और एल से लेहमैन। अगर आपको पूछ लेता है कोनार्ड किसके बीच में है, आपको याद रखना है ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, यानी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। अगर मोहोरोविक पूछ लेता है, निचली क्रस्ट ऊपरी मेटल। उसके बाद रैपेटी पूछ लेता है, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में। अगर गुटेनबर्ग पूछ लेता है, निचली मेटल ऊपरी क्रोड के बीच में। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें दिया है कौन कौन से गुटेनबर्ग मतलब ये दे रखा है, और ये किस किस के बीच में है, निचली मेटल ऊपरी क्रोड में। ये कथन बिल्कुल गलत हो गया। मोहरोविसिक दे सकते हैं, मोहरोविसिक ये पे है, ये कहाँ पे है, क्रस्ट और मेटल के बीच में। ये बिल्कुल सही है कि ये क्रस्ट का हिस्सा है और ये क्या है, मेटल का हिस्सा है। इसके बीच में क्या है, मोहरोविक। तो हमारा सही है। लेहमैन बिल्कुल नीचे है, ये दोनों क्रोड के बीच में है, लेकिन मेटल और कोर के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब 2 कथन ही सही है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किसी स्थान पर सौर मध्याह्न के समय 3 कथन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना कौन सा कथन सही है। सूर्य स्थानीय मध्याह्न रेखा को पार करता है, बिल्कुल सही कथन है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। सूर्य अक्षतिज के ऊपर उस दिन की न्यूनतम अवस्थिति में उत्तम स्थित होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम सूर्य उच्चतम अवस्थिति में होता है। स्थानीय समय सदैव दोपहर 12 बजे होगा, ये गलत है। 2 कथन इसमें गलत है। सदैव एलिमिनेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं, और न्यूनतम अवस्थिति से भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके 2 कथन गलत हो जाते हैं और 1 कथन ही सही है। तो राइट आंसर हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट हमारा 27वां, निम्न में से कौन से कारक ज्वालामुखी उद्गार से संबंध होते हैं। कौन से कारक ज्वालामुखी उद्गार से संबंध होते हैं। स्थानीय वायुमंडल का शीतलन, बिल्कुल सही है।
निकटवर्ती मृदा की उर्वरता को समृद्ध करना बिल्कुल सही है। और चट्टानों का कायांतरण ये भी सही है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर गैस निकलती है। सल्फर से तापमान कम होता है, शीतलन हो जाता है, मिट्टी उर्वर हो जाती है, नई चट्टानें बदल जाती हैं। तो तीनों कथन हमारा ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी आएगा। नेक्स्ट हमारा है 28। टोम्बलो निम्न में से किस प्रकार की स्थलाकृति से संबंधित है? किस प्रकार की स्थलाकृति से संबंध है? तटीय स्थलाकृति जो टोम्बलो है वो तटीय स्थलाकृति से ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, भारत के मानक याम्योत्तर भारतीय मानक समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मानक याम्योत्तर 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो इसको हम एलिमिनेट से भी ठीक कर सकते हैं और बेसिक नॉलेज से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत की याम्योत्तर है वो 6 राज्यों के बजाय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी होता है, आप इनको याद रखें। एमपी होता है, आप इसको याद रखें। छत्तीसगढ़ होता है, इसको भी याद रखें। उड़ीसा होता है, इसको भी याद रखें। और आंध्र प्रदेश होता है, इसको भी याद रखें। ये 5 स्टेट हैं जिनसे होकर ये जाती है। दूसरा, IST को पड़ोसी देश श्रीलंका द्वारा भी अपनाया गया है। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो भारत की याम्योत्तर है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और श्रीलंका में इसी याम्योत्तर को अपनाया गया है। तीसरा कथन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम के लिए चाय बागान टाइम जोनों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि जो चाय बागान का जो टाइम टेबल है उसको अनौपचारिक प्रथा के रूप में ही स्वीकार किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 1 घंटा आगे है। ये कथन बिल्कुल गलत है। 1 घंटा आगे जरूर है, लेकिन इसको औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। और जो भारत की मानक याम्योत्तर है वो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, यह मृदा निम्न तापमान और अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। दूसरा, इस मृदा में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। यह भी कथन गलत है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल कम होती है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ और सुगमतापूर्वक कृषि योग्य होती है। यह भी गलत है, क्योंकि यह कम उपजाऊ होती है और इसमें कृषि करना बहुत ही मुश्किल होता है। तीनों कथन गलत हैं और तीनों कथन इसका आंसर आएगा, क्योंकि कथन कौन सा सही नहीं पूछा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है। इनमें से कौन से क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां विद्यमान हैं? आपको मैं बता दूं, भारत में 4 क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां पर प्रवाल भित्तियां विद्यमान हैं। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है डी। चारों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, रक्षा अधिग्रहण परिषद के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं। कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं को त्वरित खरीदारी प्रक्रिया में बदलना बिल्कुल सही है। इसकी दक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है, इसकी दक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाती है।
ये गलत है, मैंने अभी आपको बता भी दिया। जो राष्ट्रीय अधिग्रहण परिषद है इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा 33वां क्वेश्चन, प्रवाहित जल की प्रक्रिया से अपरदित एक क्षेत्र में कठोर चट्टान से युक्त अपशिष्ट पहाड़ी है। इसका राइट आंसर है डी, मोनेडोनोक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और अमरावती। मैं आपको बता दूं, अमरावती सिर्फ कावेरी की सहायक नदी है, बाकी तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है, इंद्रावती भी और प्राणहिता भी, और इसके साथ एक और नदी जोड़ ले, मंजरा, ये भी गोदावरी की है, लेकिन अमरावती ये कावेरी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 यानी बी। नेक्स्ट हमारा 35वां, सुनामी के संदर्भ में कथन दिए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना नहीं है। पहला कथन है, सुनामी ये सागरीय नीतल के उद्रव संचलन के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, सागर तट की ओर पहुंचने पर सुनामी लहरों की गति में वृद्धि होती है। ये गलत है। जिस तट की तरफ जाते वक्त उनकी गति में कमी होती है, न कि वृद्धि होती है। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। वर्ष 2004 में आई सुनामी जिसने भारत को गंभीर रूप से प्रभावित किया, सुमात्रा के निकट सागर में नीतलीय भूकंप के कारण उत्पन्न हुई। ये भी कथन गलत है। यह भूकंप बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के घर्षण के कारण उत्पन्न हुई थी। सॉरी, तीसरा कथन हमारा सही है, क्योंकि इससे क्या हुआ था, सुमात्रा के निकट जो नीतली सागर में नीतलीय भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। तो हमारा राइट आंसर बनेगा सी, केवल 2 कथन ही गलत है, ये कथन सही होता है। नेक्स्ट है, अपक्षय के संदर्भ में ऑक्सीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अधिकांशतः जल भराव वाले क्षेत्रों में घटित होती है। ये कथन सही नहीं है। ऑक्सीकरण की बजाय अपचयन ही जल भराव वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। तो पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि अपचयन के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है, न कि ऑक्सीकरण के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, जब एक चट्टान में खनिज ऑक्सीकृत होते हैं तब वे अपक्षय के प्रति अल्प प्रतिरोधी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। अगर कोई खनिज ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो अपचयन की प्रक्रिया कम हो जाती है। तीसरा कथन, खनिज ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप निर्मित आयरन ऑक्साइड खनिज को एक लाल भूरे रंग के पदार्थ के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। बिल्कुल सही है। जब लोहा ऑक्सीकृत होता है तो लाल भूरा रंग का जर लग जाता है। 2 और 3 का कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने क्वांटम सुपरमेसी प्राप्त करने का दावा किया है। ये क्वांटम जो सुपरमेसी है वो क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वांटम सुपरमेसी, आप इन चारों कथनों को पढ़ें और बिल्कुल इत्मीनान से आंसर दें। अगर हम सीओ कथन देखें, यह क्वांटम कंप्यूटर की उन समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है
जिसे पारंपरिक कंप्यूटर द्वारा एक सामान्य समयावधि में संपन्न नहीं किया जाता, तो वो क्वांटम सुपरमेसी कहलाती है। बिल्कुल सही कथन सी हमारा बन जाता है। उन्होंने देश दिए हुए हैं और पूछा है कि मेकांग नदी इनमें से किस देश में से होकर जाती है। पहला देश चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और मलेशिया। मैं आपको बता देता हूँ, जो मेकांग नदी है वो चीन में से भी जाती है, म्यांमार से भी जाती है, थाईलैंड से भी, लाओस से, लेकिन मलेशिया से नहीं जाती। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट है भारत न्याय रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत न्याय रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है। यह रिपोर्ट न्यायपालिका में लंबित मामलों की कार्रवाई के संदर्भ में सभी सूचनाएं प्रदान करती है। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपको बता देता हूँ, इसमें दोनों कथन ही गलत है। भारत न्याय रिपोर्ट न्याय तक पहुँच प्रदान करने की राज्य क्षमता के संबंध में सभी भारतीय राज्यों को रैंकिंग देती है। और यह 4 स्तंभ पुलिस, जेल, विधिक सहायता और न्यायपालिका के आधार पर आंकलित की जाती है। इसमें क्या होता है, पिछले 5 वर्ष की प्रवृत्तियों की जांच की जाती है और जिसमें न्याय तक पहुंच और वितरण व्यवस्था में सुधार पर कार्य किया जा सके। और इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट द्वारा, न कि नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसको नीति आयोग ने नहीं बल्कि टाटा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और ये सभी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं करता, बल्कि ये देता है कि दिखाता है कि क्षेत्र में न्याय व्यवस्था कैसी है। तो राइट आंसर हमारा डी बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का, सामान्य सत्र पर अपनति और अभिनीति के संदर्भ में कथन पर विचार देना है। अपनति एक वलन के मध्य में सबसे युवा चट्टान पाई जाती है, जबकि अभिनति के मध्य में सर्वाधिक प्राचीन चट्टान पाई जाती है। अपोजिट दे रखे हैं। अभिनति सबसे युवा चट्टान पाई जाती है अभिनति में, और अपनति में सबसे प्राचीन चट्टान पाई जाती है। अपोजिट है, पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। अपनति हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए बेहतर पास के रूप में कार्य करती है, जबकि अभिनति में तेल और प्राकृतिक गैस संचालित होती हैं। दूसरा कथन हमारा सही होता है। जिस प्रकार ये चट्टान है, ये होती है अभिनति, और ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ये होता है अपनति, ये होता है अपनति। जो ये हिस्सा होता है वो युवा हिस्सा होता है, ये होता है बिल्कुल प्राचीन हिस्सा। यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन संसाधन, और यहाँ पर ऊंचाई पर पाए जाते हैं तेल, प्राकृतिक गैस संसाधन। आपको याद रखना है, जो ऊंचा हिस्सा वो अभिनति, नीचे हिस्सा वो अपनति। यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर पाए जाते हैं तेल और प्राकृतिक गैस। और ये नवीनतम हिस्सा होता है, ये प्राचीनतम हिस्सा
होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद।